रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल दिखता है सेक्शन 66 के हिसाब से स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया गया है ना, वेदर जो मीटिंग्स है वो प्रॉपरली कन्वेट की गई थी ना, प्रपोजल्स जो था और नोटिस का जो भी प्रपोजल्स होता है वो भी प्रॉपरली सर्कुलेट किया गया था ना इन एडवांस के अंदर, एओए के अंदर ऑथोराइज किया गया है ना, कोई भी डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया गया ना विद रेफरेंस टू द पेमेंट को लेकर ऑफ द डिपॉजिट के पेमेंट को लेकर कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया गया ना। ऑर्डर एनसीएलटी का प्लस बाय मिनट्स जो है उसको प्रॉपरली फाइल किया गया है ना, आरओसी को चेक करना है, रजिस्टर सर्टिफिकेट्स को, अकाउंटिंग एंट्रीज को भी देखना है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 के हिसाब से की गई है ना, रिवैल्यूएशंस ऑफ द एसेट्स जो है वो भी प्रॉपरली डिस्क्लोज किया गया है ना। मोड ऑफ द रीपेमेंट्स, ये जो रिडक्शंस ऑफ द शेयर कैपिटल कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, तो रिडक्शंस अगर करना है अनपेड कैपिटल के अंदर उस वजह से कर रहे हैं, या तो कैंसलेशंस ऑफ द लॉस्ट कैपिटल है, या तो पेमेंट ऑफ एक्सेस पेड अप कैपिटल, यानी एक्सेस के पेड अप कैपिटल को वापस पे कर रहे हैं, मतलब वापस दे रहे हैं, तो वैसा कुछ है, इसकी वजह से रिडक्शंस कर रहे हैं। तो ये 3 पर्पस की वजह से रिडक्शन कर सकते हैं, इन 3 में से कोई एक पर्पस होना चाहिए। एडजस्टमेंट मेड इन द मेंबर्स रजिस्टर, मेंबर के रजिस्टर के अंदर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ओल्ड शेयर सर्टिफिकेट्स जो होता है उसको अल्टर करना पड़ेगा या तो कैंसिल करना पड़ेगा, न्यू शेयर सर्टिफिकेट इशू किया गया है ना वो भी चेक कर लेना पड़ेगा। वर्ड्स जो है एंड रिड्यूस्ड, अगर कोई रिक्वायरमेंट है ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल की तो एंड रिड्यूस वर्ड को भी लगाना पड़ेगा शेयर कैपिटल्स के अंदर, नोट्स के अंदर। अगर कोई ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल्स की रिक्वायरमेंट है तो कंप्लाइट करना पड़ेगा टर्म्स एंड द कंडीशन जो भी ट्रिब्यूनल की है। एमओए जो है वो सूटेबली अमेंड करना पड़ेगा, एमओए को सूटेबली अमेंड करना पड़ेगा यहाँ पर। शेयर कैपिटल्स का डिस्क्लोजर्स दिखते हैं शेड्यूल 3 पार्ट 1 के हिसाब से ऑफ द कंपनीज एक्ट, यहाँ पर क्या कौन कौन सा डिस्क्लोजर देना पड़ते हैं, हर क्लास ऑफ द शेयर कैपिटल्स के लिए डिस्क्लोजर देना पड़ता है। डिफरेंस यहाँ पर किसका आता है, क्लास ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स जो कि ट्रीटेड किया जाता है सेपरेटली, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए अलग से डिस्क्लोजर देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर हर दूसरे क्लासेस जो कि शेयर कैपिटल्स के होते हैं उनको यहाँ पर उसका यहाँ पर सेम डिस्क्लोजर रहता है जो नीचे दिया गया है। नंबर्स एंड द अमाउंट्स ऑफ द शेयर ऑथोराइज्ड कितने वो उसका डिस्क्लोजर देना पड़ता है। नंबर्स ऑफ द शेयर्स इश्यू सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कितने हैं एंड सब्सक्राइब किए गए लेकिन फुल्ली पेड अप नहीं है वैसे कितने, उसका डिस्क्लोजर अलग से देना पड़ता है। पार वैल्यू पर शेयर के हिसाब से देना पड़ता है। रिकन्सिलेशंस देना पड़ता है ऑफ द नंबर्स ऑफ द शेयर्स जो कि आउटस्टैंडिंग है बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड के अंदर। बेड्स प्रेफरेंस एंड रेस्ट्रिक्शंस जो भी अटैच होती है हर क्लास ऑफ द शेयर्स की, जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है रेस्ट्रिक्शंस ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिविडेंड एंड जो रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल है वो सबका भी डिस्क्लोजर यहाँ पर देना पड़ता है। शेयर्स इन द रेस्पेक्ट ऑफ द ईच क्लास, हर क्लास के शेयर्स का कंपनी जो कि हेल्ड करके बैठी है, कंपनी जो कि हेल्ड करके बैठी है बाय इट्स होल्डिंग कंपनी, या तो उसकी अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी से इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है कि जो भी शेयर्स हेल्ड किया गया है होल्डिंग कंपनी के द्वारा या तो सब्सिडरी के द्वारा या तो एसोसिएट के द्वारा ऑफ दी होल्डिंग कंपनी, ये सब किसके होते हैं, सब्सिडरी एसोसिएट होल्डिंग कंपनी के या तो अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी इन एग्रीगेट, इन सब का भी डिस्क्लोजर देना पड़ता है। शेयर्स इन द सेल्स इन द कंपनी जो कि हेल्ड किया गया है शेयर होल्डर्स के द्वारा, शेयर होल्डर्स जो कि होल्ड कर रहे हैं 5% से ज़्यादा के शेयर्स कंपनी के, उनका डिस्क्लोजर देना पड़ता है। शेयर्स जो कि स्पेसिफाइड करेगा इसके अंदर क्या देना पड़ता है हमको कि कितना नंबर्स ऑफ द शेयर्स को होल्ड करके बैठे हुए हैं। शेयर्स जो कि रिजर्व किए गए हैं फॉर इश्यू अंडर द ऑप्शंस, मतलब इशोप्स के अंदर कोई भी शेयर्स दिए गए हैं तो उसका भी डिस्क्लोजर अलग से देना पड़ता है। एंड कॉन्ट्रैक्ट्स या तो कमिटमेंट अगर कोई की गई है फॉर द सेल्स ऑफ द शेयर्स डिसइन्वेस्टमेंट जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है टर्म्स एंड द अमाउंट्स, तो वो भी उसको भी हमको अलग से डिस्क्लोजर देना पड़ता है। फॉर द पीरियड 5 years 5 साल इमीडिएटली प्रीसीडिंग यानी आगे के जब से डेट जो कौन सी है बैलेंस शीट डेट की है, मतलब 5 साल आगे की डेट से बैलेंस शीट डेट से, मतलब 5 साल आगे के साल जो बैलेंस शीट डेट है उससे, यहाँ पर क्या होता है इसका डिस्क्लोजर देना पड़ता है 5 साल तक। एग्रीगेट नंबर्स एंड द क्लास ऑफ द शेयर्स जो कि अलॉट किए गए हैं फुल्ली पेड अप परस्यूएंट टू द कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, अगर कोई फुल्ली पेड अप अलोकेशन किया गया है शेयर्स का तो वो विदाउट द पेमेंट बीइंग रिसीव्ड इन द कैश, यानी उसके अंदर कैश पेमेंट रिसीव नहीं किया गया है अदर देन कैश वाले शेयर्स जो हैं, तो उन लोगों का नंबर्स ऑफ द क्लास ऑफ द शेयर्स का एग्रीगेट डिस्क्लोजर करना पड़ता है हमको जो कि फुल्ली पेड अप है परस्यूएंट टू द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट द पेमेंट बीइंग द कैश रिसीव्ड। एग्रीगेट नंबर्स ऑफ द क्लास ऑफ द शेयर्स जो कि अलॉट किए गए हैं एज अ फुल्ली पेड अप बाय द वे ऑफ द बोनस, अगर बोनस
बोनस दिए गए हैं तो उसका भी 5 सालों तक डिस्क्लोजर देना पड़ता है। एग्रीगेट नंबर्स ऑफ द क्लास ऑफ द शेयर्स जो कि बॉट बैक किए गए हैं, मतलब सेक्शन 68 के हिसाब से बॉट बैक किए गए हैं, तो उसका भी डिस्क्लोजर अलग से देना पड़ता है। टर्म्स कोई भी सिक्योरिटी जो कन्वर्ट किए गए हैं इनटू इक्विटी या तो प्रेफरेंस शेयर्स इशूड अलॉन्ग विद द अर्लियर डेट कन्वर्जन्स, यानी ऐसे कोई भी हैं जो कि सिक्योरिटीज जो कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, इक्विटी या तो प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर, तो उसको भी अर्लियर डेट कन्वर्जन के हिसाब से, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से करना पड़ता है। जो भी पहले कन्वर्ट हो रही है उसको पहले दिखाना पड़ता है, उसके बाद वाली को बाद में, उसके बाद वाली को बाद में, ऐसे फाल्टेस्ट सच डेट तक का दिखाना पड़ता है। जो भी ऐसे कन्वर्जन वाले होते हैं उनको ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर्स के अंदर दिखाना पड़ता है। कॉल अनपेड अगर कोई है तो वो भी बताना पड़ता है, जिसके अंदर एग्रीगेटेड वैल्यू ऑफ द कॉल अनपेड बाय द डायरेक्टर्स के कितने हैं एंड ऑफिसर्स के हिसाब से कितने हैं। डायरेक्टर एंड ऑफिसर्स के एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द कॉल अनपेड दिखाने पड़ते हैं। फॉरफिटेड शेयर्स दिखाना पड़ता है, जहाँ पर अमाउंट ओरिजिनली अनपेड अप की गई है वो बताना पड़ता है। कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न किसका, प्रमोटर्स का, एज बिलो नीचे दिया गया है उसके हिसाब से शेयर्स जो ऐड किए गए प्रमोटर्स के द्वारा एट द एंड ऑफ द ईयर। यहाँ पर क्या है तो शेयर नंबर्स, प्रमोटर्स का नाम, नंबर्स ऑफ द शेयर्स, परसेंटेज ऑफ द टोटल शेयर्स, परसेंटेज ऑफ द चेंज ड्यूरिंग द ईयर, ये सब हमको बताना पड़ता है। प्रमोटर्स का मतलब क्या होता है, प्रमोटर्स को डिफाइन किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। डिटेल्स जो भी है वो गिवन की जाती है सेपरेटली हर क्लास ऑफ द शेयर्स के लिए। ये जो परसेंटेज ऑफ द शेयर्स है इसके अंदर हर क्लास ऑफ द शेयर्स के लिए सेपरेटली डिटेल्स बताई जाती है। परसेंटेज चेंज अगर कोई है तो उसको भी कंप्यूट किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू द नंबर्स ऑफ द बिगिनिंग, यानी बिगिनिंग के ईयर के अंदर कितने थे, इश्यूड कितने किए गए हैं ड्यूरिंग द ईयर, फर्स्ट टाइम्स जो इश्यू होता है वो, एंड रेस्पेक्टिव डेट ऑफ द इश्यूज भी बतानी पड़ती है विद रिस्पेक्ट टू द डेट ऑफ द इशू, कब कौन सी डेट को इशू किए गए वो भी बताना पड़ता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस देखते हैं इसके अंदर एग्जिस्ट एंड कंप्लीटनेस एंड वैल्यूएशन चेक करता है, तो इसको कैसे चेक करेंगे तो ओपनिंग बैलेंस को कंपेयर करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर्स के साथ। एडिशनल या तो यूटिलाइजेशन इन द करंट ईयर है तो वो भी चेक करना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पर पीएनएल का एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पर ट्रेस करना पड़ेगा मूवमेंट को, पीएनएल के अंदर मूवमेंट हो रही है। स्टेटमेंट ऑफ द चेंज इन द इक्विटी देखना पड़ेगा। डिविडेंड अगर कोई है तो दिया गया है तो रिजोल्यूशन जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर के रिजोल्यूशन जो भी पास किया गया है उसको देखना पड़ेगा। डिविडेंड को AS4 के हिसाब से भी देखना पड़ेगा। कंटीजेंसीज एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट के हिसाब से, मतलब जो भी प्रपोज या तो डिक्लेयर्ड किया जाता है आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता उन डिविडेंड को एज अ लायबिलिटी, मतलब उस जो भी प्रपोज या तो डिक्लेयर्ड डिविडेंड होता है बैलेंस शीट डेट के बाद उसको लायबिलिटीज़ के तौर पर हम लोग शो नहीं करते हैं बैलेंस शीट डेट के बाद, लेकिन उसका डिस्क्लोजर जो होता है नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर वो ज़रूरी होता है आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, लेकिन बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव फॉर द इशू, मतलब ये कब का डिविडेंड प्रपोज किया गया है, बैलेंस शीट डेट के बाद किया गया है, लेकिन आफ्टर द डेट ऑफ द बैलेंस शीट, लेकिन बिफोर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव नहीं हुआ उसके पहले अगर कोई ऐसा प्रपोज या तो डिक्लेयर किया गया है तो उसको क्या करना पड़ता है, तो उसको लायबिलिटीज़ के तौर पर शो नहीं करना पड़ता, उसको नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर डिस्क्लोज करना पड़ता है, तो वो भी प्रॉपर्ली किया गया है कि नहीं किया गया है वो भी चेक करना है। सिक्योरिटी प्रीमियम्स के अंदर वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है क्या, रिजोल्यूशंस बोर्ड मीटिंग्स का या तो शेयर होल्डर्स मीटिंग्स का देखना है, ट्रांसफ़र किया गया है ना सेपरेट अकाउंट के अंदर, इसको वो भी देखना है, और पर्पज़ जिस पर्पज़ के लिए था उस पर्पज़ के लिए यूटिलाइज किया गया है ना वो भी देखना पड़ता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर देखेंगे तो रिजर्व्स क्या होता है, तो अमाउंट जो कि अप्रोप्रिएट की जाती है आउट ऑफ द प्रॉफिट, इसके अंदर इंटेंट नहीं किया जाता क्या मीट करने के लिए कोई भी लायबिलिटीज़, मतलब इसको कोई भी लायबिलिटीज़ मीट करने के लिए नहीं लिया जाता, कंटिजेंसीज के लिए नहीं लिया जाता, कमिटमेंट के लिए नहीं लिया जाता, या तो डिम्यूनिशंस ऑफ द वैल्यू ऑफ द असेट्स जो कि नोन है एग्जिस्ट एट द बैलेंस शीट डेट, यानी असेट को कम करने है उसके लिए भी ये यूटिलाइज नहीं किया जाता। रिजर्व्स जो होते हैं वो वित्तीय सोर्स ऑफ द फाइनेंस होता है बाय द इंटरनल मीन्स, मतलब इंटरनल अंदर से ही फाइनेंस सोर्स, विजुअल सोर्स ऑफ द फाइनेंस होते हैं जो कि कंपनी अपने हिसाब से ही करती है, ये इंटरनल मीन्स होते हैं, कंपनी के अंदर से ही जनरेट होते हैं ये फाइनेंस। दे आर हेल्ड, ये हेल्ड किए जाते हैं पर्पस के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, डिविडेंड फाइनेंस करने के लिए, एक्सपांशंस ऑफ द कंपनी के लिए, या तो स्ट्रेंथ करने के लिए कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस को। कंपनी जो होती है वो यूटिलाइज करती है रिजर्व्स को अकॉर्डिंग टू द नेचर, उसके नेचर के हिसाब से, सच टाइप्स ऑफ द रिजर्व्स, और उसका टाइप देखती है कि कौन सा टाइप का रिजर्व्स है। जो रिजर्व होता है वो सेग्रीगेट किया जाता है दो पार्ट के अंदर, एक रेवेन्यू होता है, कैपिटल रिजर्व होता है। रेवेन्यू होता है वो रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट को जो कि अवेलेबल होता है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए टू द शेयर होल्डर्स, या तो बिलो पर्पस के लिए वो होता है। कौन से पर्पस दिए गए हैं, सप्लीमेंट करना है डिविजिबल प्रॉफिट इन द लैंड ईयर्स के अंदर, फाइनेंस करना है एक्सटेंशन ऑफ द बिजनेस, आर्ग्यूमेंट करना है टू दी
ऑगमेंट करना है वर्किंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस को, या तो जनरली स्ट्रेंथन करना है कंपनीज के फाइनेंशियल पोजीशंस को। इसके लिए इस पर्पज़ के लिए रेवेन्यू रिजर्व्स जो होते हैं वो यूटिलाइज किए जाते हैं। कैपिटल रिजर्व्स जो होता है वो क्या होता है, ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है कोई भी अमाउंट जो कि फ्री है या तो डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए कोई भी अमाउंट, मतलब ये फ्री रिजर्व नहीं होता, इसको यूटिलाइज़ किया जाता है सर्टेन लिमिटेड पर्पज़ के लिए। एग्जाम्पल दिया गया सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल रिजर्व नोट किया जाता है कि जो कंपनी है वो अप्रोप्रिएट रेवेन्यू प्रॉफिट जो होता है, अगर कंपनी के पास अप्रोप्रिएट रेवेन्यू प्रॉफिट है फॉर क्रेडिट being credit to the asset replacement reserves with the objectives of this to be used for the capital purpose। तो इसको जो कि भी asset replacement reserves होता है उसको capital purpose के लिए यूज़ किया जाता है। such reserves shall also be in the nature of the capital reserve, और ये capital reserve का ही वो होता है, क्या होता है, रिजर्व होता है। capital reserve जो होता है वो क्रिएट किया जाता है कहाँ से, कैपिटल प्रॉफिट जो कि अर्न किया गया है उससे। इसके एग्जांपल दिए गए हैं कि सेल्स ऑफ द कैपिटल असेट्स से कैपिटल रिजर्व्स आता है, सच एज यहाँ पर सेल्स ऑफ द फिक्स्ड एसेट हो गया, या तो प्रॉफिट हो गया ऑन द सेल्स ऑफ द शेयर्स। इसके अंदर से कैपिटल रिजर्व जनरेट हो सकता है। कैपिटल रिजर्व जो होता है वो जनरली यूटिलाइज़ किया जाता है राइट डाउन करने के लिए फिक्टिशियस एसेट या तो लॉसेस को, या तो यहाँ पर क्या सब्जेक्ट किया गया है कि प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल्स एओए के अंदर मेंशन होना चाहिए। फॉर इशूइंग द बोनस शेयर्स के लिए भी ये यूटिलाइज किया जाता है। बट अमाउंट जो होती है सिक्योरिटी प्रीमियम्स या तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स की, वो उसको यूटिलाइज किया जाता है स्पेशल पर्पज़ के लिए, जो कि सेक्शन 52 और 55 का पर्पज़ है ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, उसके लिए ही इसको यूटिलाइज किया जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम एंड सीआरआर को। डिस्क्लोजर्स क्या क्या देनी होती है, कंपनीज एक्ट 2013 का शेड्यूल 3 पार्ट 1 के हिसाब से डिस्क्लोजर देनी पड़ती है। यहाँ पर रिजर्व्स एंड सरप्लस क्लासिफाइड किया करना पड़ता है। कैपिटल रिजर्व है, या तो सीआरआर है, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम है, डिबेंचर रिजर्व है, रिवैल्यूएशन रिजर्व है, कौन सा रिजर्व है उसके हिसाब से यहाँ पर क्लासिफिकेशन करनी पड़ती है। शेयर जो भी होते हैं, शेयर्स जो भी होते हैं, ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स, शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट मतलब इशू है तो वो उसका भी डिस्क्लोजर देना पड़ता है। अदर रिजर्व्स जो हैं ब्रैकेट के अंदर स्पेसिफिक नेचर्स एंड पर्पस के लिए जो भी रिजर्व होते हैं, तो उसकी भी अमाउंट हमको बतानी पड़ती है। सरप्लस अगर कोई बैलेंस शीट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस डिस्क्लोजिंग अलोकेशंस एंड अप्रोप्रिएशंस सच डिविडेंड्स, यानी जो भी सरप्लस होता है, सरप्लस क्या होता है तो जो बैलेंस होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, वो यहाँ पर आता है। उसको भी प्रॉपरली डिस्क्लोज़ किया गया है ना, अलोकेशंस उसका एंड उसका अप्रोप्रिएशंस भी प्रॉपरली किया गया है ना। अलोकेशन अप्रोप्रिएशंस के अंदर क्या आता है तो जो भी डिविडेंड होता है उसका अलोकेशन अप्रोप्रिएशंस करना होता है, बोनस शेयर्स का करना होता है, एंड जो भी ट्रांसफ़र टू या तो फ्रॉम द रिजर्व्स होता है उसका भी करना पड़ता है। ट्रांसफ़र टू एंड फ्रॉम मतलब इसके अंदर क्या आएगा तो एडिशन या तो डिडक्शंस होता है फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट डेट का, बैलेंस शीट डेट से, और उसको भी यहाँ पर स्पेसिफाइड करना पड़ता है। इस हेड के अंदर जो भी रिजर्व स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट किया गया है अर्नड मार्क के तौर पे, मतलब किसी पर्पज़ के लिए बनाया गया है, तो उसको भी सेपरेटली करना पड़ता है डिस्क्लोज। इन्वेस्टमेंट शेल बी टर्म्ड एज अ फंड, उसको फंड बताना पड़ता है हमको। डेबिट बैलेंस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी शोन करना पड़ता है नेगेटिव फिगर के अंदर। अगर कोई डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो उसको नेगेटिव फिगर्स के अंदर शोट करना पड़ता है। अंडर द हेड, कौन सा हेड के अंदर, सरप्लस के अंदर। सिमिलरली जो कि बैलेंस ऑफ द रिजर्व्स एंड सरप्लस आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ द नेगेटिव बैलेंस ऑफ द सरप्लस अगर कोई है तो उसको कौन सा हेड के अंदर रखना पड़ता है तो रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेड में रखना पड़ता है। इवन जो फिगर है वो नेगेटिव है तब भी उसको कहाँ पर रखना पड़ता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेड के अंदर रखना पड़ता है। फॉर ईच कंपोनेंट ऑफ द रिजर्व्स एंड द सरप्लस, वेदर जो कंपनी है क्या वो डिस्क्लोज कर रही है फॉलोइंग, क्या क्या डिस्क्लोज की रिक्वायरमेंट है वो देखना पड़ता है हमको। एक्सटेंड जितना एप्लीकेबल है वही यहाँ पर डिस्क्लोज करना पड़ता है। पूरा जो भी दिया गया है उस सबको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। बैलेंस शीट एट द बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड के बिगिनिंग के अंदर कितना बैलेंस है वो देखना पड़ता है। चेंजेस अगर कोई है तो ड्यू टू द चेंजेस द अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के हिसाब से अगर कोई चेंज है तो वो दिखाना पड़ता है, या तो प्रायर पीरियड के एरर के हिसाब से कोई चेंज है तो वो दिखाना पड़ता है। टोटल प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर बताना पड़ता है, डिविडेंड दिखाना पड़ता है, ट्रांसफर टू द रिटेन अर्निंग वो देखना पड़ता है, एनी अदर चेंज जो भी स्पेसिफाइड है वो भी बताना पड़ता है, डिस्क्लोज करना पड़ता है। बैलेंस एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड भी दिखाना पड़ता है। बोरोइंग्स के हिसाब से देखेंगे तो बोरोइंग्स के अंदर क्या है तो बोर्ड मीटिंग्स जिसके अंदर मिनट्स के अंदर अप्रूवल होना चाहिए, न्यू लोन का ऑथोराइज्ड किया जाना चाहिए, सिग्निफिकेंट डेट कमिटमेंट अगर कोई है तो वो भी अप्रूव्ड किया जाना चाहिए बाय द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स।
रिकॉर्डेड लोन एग्रीमेंट्स देखने पड़ेंगे, बोरोइंग लिमिट्स देखनी पड़ेगी कि वो एक्सीड तो नहीं कर रही है ना। ऐसे 505 के हिसाब से अगर कोई कन्फर्मेशंस लेना होता तो वो भी ले लेंगे हम लोग किसके पास से, बैंक्स या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास से। लीजेस या तो हायर परचेज है तो अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स को देख लेंगे, डिबेंचर्स है तो डिबेंचर ट्रस्ट डीड को देख लेंगे, टर्म्स डिबेंचर ट्रस्ट डीड को देख लेंगे किस टर्म्स के ऊपर है वो, डेट ऑफ द रिडम्पशन क्या है, बोरोइंग्स रेस्ट्रिक्शंस क्या है, कंप्लायंस क्या है विद द कोविनेंट का मतलब होता है टर्म्स क्या है उसकी, डेट रिटायर्ड, अगर डेट पूरा रीपेड कर दिया गया है तो डिस्चार्ज किया गया है ना असेट को, जो भी असेट प्लेज की गई थी जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट था असेट का, क्या उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है ना। डिस्चार्ज रिसीव्ड हो गया है ना असेट्स के ऊपर, वो देख लेना पड़ेगा। अगर डेट रिटायर हो गया है तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस देख लेना पड़ेगा, ऑब्टेन करना पड़ेगा। शेड्यूल्स मतलब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म्स का शेड्यूल्स देखना पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म्स में प्रॉपर्ली बाइफरकेट किया गया है ना। डेट आउटस्टैंडिंग एट दी एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी ओपनिंग बैलेंस प्लस बाय न्यू डेट रिन्यूअल माइनस बाय रीपेड, ये सब देखना पड़ेगा हमको और कंपेयर करना पड़ेगा विद द क्लोजिंग बैलेंस से। एविडेंस लेना पड़ेगा एडिशनल डेट का, इसके अंदर क्या होगा तो मिनट्स कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे 505 के हिसाब से है, सब्सिक्वेंट कैश डिस्बर्समेंट है, तो ये सारी चीज़ें देख लेनी पड़ेगी। एविडेंस इन सब का ले लेना पड़ेगा। एडिशनल डेट जो भी रेस किया गया है उसको कहाँ से चेक करना पड़ेगा, मिनट से, कॉन्ट्रैक्ट से, ऐसे 505 के हिसाब से, मतलब कन्फर्मेशंस लेके सब्सिक्वेंट कैश डिस्बर्समेंट देख के ट्रेस करना पड़ेगा क्लोजिंग बैलेंस शेड्यूल्स को जनरल लेजर से, मतलब क्लोजिंग बैलेंस जो आ रहा है उसको जनरल लेजर से देखना पड़ेगा कि प्रॉपर्ली आ रहा है ना। रिव्यू करना पड़ेगा सब्सिक्वेंट ट्रांसफ़र अगर कोई किया गया है आफ्टर द पीरियड एंड तो उसको भी देखना पड़ेगा, मतलब पीरियड एंड के बाद, मतलब बैलेंस शीट डेट के बाद अगर कोई ट्रांसफ़र किया गया है बोरोइंग्स का तो कट ऑफ के हिसाब से देखना पड़ेगा कि वो नेक्स्ट ईयर में जाना चाहिए ना कि इस साल में जाना चाहिए। डायरेक्ट कन्फर्मेशंस ले लेना पड़ेगा, डायरेक्ट प्रोसीजर्स करना पड़ेगा हमको, मतलब डायरेक्ट कन्फर्मेशन ले लेना पड़ेगा कि इसके पास से सारे बोरोइंग्स का ले लेना पड़ेगा, आस्क करना पड़ेगा सारी इन्फॉर्मेशंस को कि इंटरेस्ट रेट क्या है, ड्यू डेट क्या है, कोलेटरल सिक्योरिटीज़ क्या है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट कितनी है, वो सब हमको डायरेक्ट कन्फर्मेशंस के अंदर ले लेना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें डायरेक्ट कन्फर्मेशंस इसका लेना पड़ेगा हमको कि इंटरेस्ट रेट क्या है, ड्यू डेट क्या है, कोलेटरल सिक्योरिटीज़ है या तो सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या है, वो सब का हमको क्या लेना पड़ेगा, डायरेक्ट कन्फर्मेशन लेना पड़ेगा। रिमाइंडर्स देखना पड़ेगा नॉन रिप्लाइज का कि अगर कोई भी रिप्लाइज कंपनी ने नहीं दिया गया है तो उसका भी सबका रिमाइंडर्स लेना पड़ेगा कि कितने रिमाइंडर्स आए थे और कितने रिप्लाइज नहीं दिए गए हैं, वो सब देखना पड़ेगा। कंपेयर करना पड़ेगा कन्फर्मेशंस कैसे करेंगे, बुक से कंपेयर करेंगे। डिफरेंट अगर कोई है तो रिकन्सिलेशंस पूछेंगे कि रिकन्सिलेशंस बना के दीजिए, हमको आस्क करना पड़ेगा फॉर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांगने पड़ेंगे। वैल्यूएशंस के अंदर क्या देखेंगे हम लोग तो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ मेथड ऑफ द रिकॉर्डिंग के हिसाब से है ना, वैल्यूएशन देखेंगे बोरोइंग का, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के हिसाब से वैल्यूएशन किया गया है ना। मेथड्स ऑफ द रिकॉर्डिंग भी देख लेना पड़ेगा क्या वो अप्रोप्रिएट है ना, क्या वो अप्लाइड किया गया है ना कॉन्स्टेंटली, मतलब पूरे साल कोई अप्लाइड किया गया है ना। लोन बैलेंस भी देख लेंगे, प्लस बाय लोन बैलेंस प्लस बाय लोन पेएबल, लोन एग्रीमेंट के साथ देख लेंगे कि लोन बैलेंस कितना है और लोन कितना पेएबल है, वो लोन एग्रीमेंट से कंपेयर कर लेंगे, रिकम्प्यूट कर लेंगे क्या इंटरेस्ट डिस्काउंट प्रीमियम ऑन द डिबेंचर्स, डिस्काउंट जो होता है वो किसके ऊपर होता है, रिडम्पशंस रिडम्पशन का अमोर्टाइजेशंस भी देख लेंगे, डिस्काउंट ऑन रिडम्पशन अमोर्टाइजेशन। फॉरेन करेंसी के अंदर मतलब बाहर से कोई भी लोन ली गई है तो फॉरेन करेंसी लोन्स जो है उसके लिए चेक कर लेंगे कि एक्सचेंज रेट AS 11 के हिसाब से प्रॉपर्ली अकाउंटिंग किया गया है ना। रीड करना पड़ेगा प्रोविजंस इन एग्रीमेंट, कंप्लायंस अगर किया गया है तो कोविनेंट देख लेना पड़ेगा कि टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से किया गया है ना। अगर कंप्लायंस नहीं किया गया तो डेट जो है उसको क्लासिफाइड किया गया है ना एज अ करंट। प्रोविजंस होता है अगर कोई वेव्ड कर दिया गया है, अगर कोई वेव कर दिया गया है, मतलब अगर कोई लोन मून को वेव कर दिया गया है तो ऑप्टेन कर लेंगे कन्फर्मेशन ले लेंगे। अगर कोई ऐसा वेवर्ड है तो ड्यू डेट देख लेंगे कि ड्यू डेट के हिसाब से बाइफरकेट कर देंगे कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म्स के अंदर प्रॉपर्ली बाइफरकेट किया गया है ना। लॉन्ग टर्म का इंस्टॉलमेंट जो होता है अगर वो फॉल कर रहा है विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ, मतलब आने वाले 12 सालों के अंदर अगर फॉल कर रहा है तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा उसको एंड वेरीफाइड करना पड़ेगा कलेक्टनेस, वेरीफाइड करना पड़ेगा कलेक्टनेस।
इन द पैरेंथेसिस मतलब उसको पैराग्राफ के अंदर बताना पड़ेगा। ऐसा जो पैराग्राफ होता है उस पैराग्राफ के अंदर उसको बताना पड़ेगा कि ये जो लॉन्ग टर्म की लोन है उसका इंस्टॉलमेंट जो है वो नेक्स्ट 12 मंथ के अंदर फॉल कर रहा है। उसको डिस्क्लोज प्रॉपर्ली करना पड़ेगा और वेरीफाइड भी करना पड़ेगा। कलेक्टनेस वेरीफाइड करना पड़ेगा कि प्रॉपर्ली कलेक्ट किया गया है ना उसको। डेट एग्रीमेंट जो है रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट, डेट एग्रीमेंट को भी देख लेना पड़ेगा कि क्या कोई रेस्ट्रिक्ट तो नहीं कर रहा है ना। कोवेनेंट मतलब टर्म्स के हिसाब से, टर्म्स के अंदर कोई रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं लगाया गया है ना डेट एग्रीमेंट के अंदर, तो वो है तो वो भी चेक कर लेना है। क्रिएशंस रजिस्ट्रेशंस ऑफ द चार्ज, जो भी क्रिएशंस या तो रजिस्ट्रेशंस होता है चार्ज का वो भी देख लेंगे। सिक्योरिटीज़ अगर फॉल करता है बिलो द आउटस्टैंडिंग लोन, यानी लोन की अमाउंट जो है उससे कम अमाउंट की सिक्योरिटीज़ दी गई है तो उसको भी प्रॉपर्ली सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड के अंदर बाइफरकेट करना पड़ता है। मतलब अगर लोन की अमाउंट है और सिक्योरिटी की अमाउंट कम है तो जितनी सिक्योरिटी की अमाउंट है उसको उतनी अमाउंट की लोन को क्या करेंगे हम लोग सिक्योर्ड मानेंगे, और बाकी की जो अमाउंट होगी डिफरेंस की उसको क्या मानेंगे अनसिक्योर्ड मानेंगे। तो वैसे बाइफरकेट्स करके प्रॉपर्ली अकाउंटिंग करनी पड़ती है, तो वैसे भी की गई है ना मैनेजमेंट ने, वो भी देख लेंगे। एग्जामिन करेंगे हायर परचेज एग्रीमेंट, बोरोड करेंगे बोरोइंग्स जो है फ्रॉम द रिलेटेड पार्टी, तो उसके अंदर भी देख लेंगे कि AS 18 के हिसाब से प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया गया है ना। बिल डिस्काउंटेड या तो बिल नेगोशिएशंस, चेक डिस्काउंटेड, ये सब का भी डिस्क्लोजर प्रॉपर्ली किया गया है ना, वो सब देख लेंगे हम लोग। रीड करेंगे AOA MOA के हिसाब से सब बोरोइंग्स ली गई है ना, वो देखेंगे। सेक्शन 180 के हिसाब से, सेक्शन 180 के अंदर क्या होता है तो रेस्ट्रिक्ट किया जाता है पावर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर होता है लोन लेने का, एंड अप्रूवल भी लगती है उसके अंदर शेयर होल्डर्स की, वो भी प्रॉपर्ली किया गया है ना, वो भी देख लेंगे। सेक्शन 185 के हिसाब से लोन अगर कोई डायरेक्टर्स को दी गई है तो वो भी देख लेंगे कि क्या उसका भी कंप्लायंस किया गया है ना सेक्शन 185 का। सेक्शन 186 के हिसाब से जो भी लोन एंड जो इन्वेस्टमेंट की जाती है कंपनी के द्वारा, तो वो भी देख लेंगे कि क्या इसका भी कंप्लायंस किया गया है ना, लोन्स इन्वेस्टमेंट जो कि की गई है कंपनी के द्वारा सेक्शन 186 के हिसाब से, तो वो भी प्रॉपर्ली किया गया है ना। पर्पस भी देख लेंगे कि जो भी पर्पस के लिए लोन उठाई गई है क्या वो मीट कर रही है ना, बोरोइंग्स जो भी उठाई गई है क्या वो मीट कर रही है ना, या वो नहीं मीट कर रही, वो भी देख लेंगे। वेदर एक्सेप्टेड डिपॉजिट, जो भी डिपॉजिट एक्सेप्ट की गई है, जो भी डिपॉजिट एक्सेप्ट की गई है तो क्या RBI के डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए की गई है ना, RBI के डायरेक्शंस को वो सब भी देख लेंगे हम लोग इसके अंदर।